अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। आज हम बात करेंगे कि हमारा जर्मनी में मास्टर्स का जो एक्सपीरियंस था, जो जर्नी थी, वो कैसी रही। मेरे साथ हैं हाशिर, खुल्दून और वासिफ। हम सब ने अपना मास्टर्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग से किया और उसके बाद इंडस्ट्री में ट्रांजिशन की और अभी सारे डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान से बैचलर सबका डिफरेंट यूनिवर्सिटी से था, तो मैंने सोचा कि एक बड़ा अच्छा इंसाइटफुल एक्सपीरियंस होगा जो हम लोग शेयर कर सकें कि हर बंदे की जो जर्नी थी वो कैसी रही। तो मुझे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं अपने गेस्ट से ज़रा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं खुल्दून भाई से। खुल्दून साहब बिस्मिल्लाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुल्दून उस्मान है और मैंने अपना बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियर से किया था पाकिस्तान में बिफोर मैं भी यहाँ जर्मनी आया बिलाल वासिफ और आशिर के साथ 2018 में। और यहाँ मैंने और बिलाल ने फिर मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री की थी, जो कि हमने 2021 में फिर ख़त्म की। तो ओरिजिनली आई एम फ्रॉम लाहौर और मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, और मेरी स्पेशलाइजेशन या मेरा फोकस ऑफ माय वर्क इज़ नाउ सिमुलेशंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उस केस में फिर आजकल मैं फोकस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हाशिर। हाँ, मेरा नाम हाशिर है और मेरा ताल्लुक कराची से है। और मैंने बैचलर्स किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गुलाम इसाक खान से। उसके बाद मैंने मैकेट्रॉनिक्स में मास्टर्स किया है हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। और अब मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ रेलवे टेक्नोलॉजी में, प्राइवेट सेक्टर में। वासिफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वासिफ है। मैंने भी खुल्दून, हाशिर और बिलाल के साथ मास्टर्स किया था TU हैम्बर्ग से इन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और मेरा बैचलर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, फ्रॉम आल्सो फ्रॉम गुलाम मसा खान। आई एम आल्सो फ्रॉम कराची। और करंटली जो है मैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। सो ट्रेडिशनली वी हैव एयरक्राफ्ट जो कि फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं, तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की तरफ ट्रांजिशन जा रहा है। और मेरा प्रोजेक्ट भी उसी की इलेक्ट्रिफिकेशन है, एयरक्राफ्ट की। ये मेरा PhD टॉपिक है। बेहतरीन। तो जस्ट टू मेंशन, खुल्दून और वासिफ PhD बॉयज़ हैं और मैं और हाशिर हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, मुझे याद है कि हम लोग जब हैम्बर्ग में आए और हमारा जो पहला इंटरेक्शन था पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, तो जो मैकेट्रॉनिक्स वाला प्रोग्राम था उसमें ख़ास तौर पे सीनियर्स ने पहले तो प्रोग्राम काफ़ी नोटोरियस था, सीनियर्स ने काफ़ी डराया कि यार ये प्रोग्राम नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला, चिल करो, ठीक है। और काफ़ी नेगेटिविटी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये है कि जो हमारा बैच था वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम बड़ी टाइमली चीज़ें कर के अच्छे रेट्स के साथ आवाम अच्छी जगहों पे पहुंची, ठीक है। तो मैंने सोचा कि सबका जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो बड़ा डिफरेंट रहा था। तो सबसे पहला तो ये है कि बारी बारी हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने जर्मनी को अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए क्यों चूज़ किया, उसकी क्या रीज़न थी। और फिर सेकंड पॉइंट ये होगा कि आपका जर्मन एजुकेशन सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन रहा है वो कैसा रहा था, जिसमें एग्जाम पैटर्न्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। और फिर उसको फर्दर एलेबोरेट कर लेंगे। अच्छा चलो, फिर अगर हम इसी ऑर्डर में हमने इंट्रोडक्शन किया तो फिर हम्म। सवालात का भी जवाब मैं फिर शुरू करता हूँ। बेसिकली engineering is not a very viable करियर एनी मोर इन पाकिस्तान। आप जितना मर्जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक हाई स्टेटस दे दें हमारी सोसाइटी में, अब उस तरह उसकी कोई जॉब्स नहीं है जिस तरह पहले थी, और जो जॉब्स हैं भी उसमें एक अननेसेसरली डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम है बिटवीन द वर्क लाइफ बैलेंस। तो जस्ट लाइक मैनी पीपल, एक गोल होता है कि यार अगर लाइफ में बेटरमेंट लानी है तो अब कहाँ अपॉर्चुनिटीज देखी जाती हैं। और एक वो ऐसा टाइम था मेरे लिए 2016-17 का, जब मेरे बहुत से क्लास फेलोज और मेरे सीनियर्स जा रहे थे जर्मनी, बिकॉज जर्मनी का मेजर एडवांटेज उस वक्त जो था और अभी भी है कि उसमें वो ट्यूशन फीस कोई नहीं थी, कोई कॉस्ट नहीं थी ट्यूशन की, तो इट वाज अ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड स्टिल गुड अपॉर्चुनिटी। तो इसी वजह से हमने भी जब फीडबैक ली बाकी लोगों से और हमने देखा कि भाई अब
जर्मनी में एक ग्रोथ है और जर्मनी में एक स्किल्ड लेबर की डिमांड भी है, क्योंकि जर्मन लेबर मार्केट को इंजीनियर्स की ज़रूरत है और टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। तो बस फिर हमने भी जर्मनी को परसू किया, और वाकई हमारे दौर में एटलीस्ट जर्मनी का प्रोसेस भी काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और फाइनेंशियली भी हमें वाकई इट कॉस्ट मे बी 1/10 ऑफ व्हाट इट वुड हैव कॉस्ट अस इन अदर कंट्रीज लाइक द यूके या यूएस। तो बस इस वजह से आई बिलीव कि एक फोकस बना जर्मनी की तरफ और हम जर्मनी की तरफ आ गए फिर। बेहतरीन। हाशिर साहब आप? अच्छा, मैं खुल्दून की बात से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, क्योंकि मैं खुल्दून के साथ काफ़ी टाइम गुजारा है और मुझे पता है कि काफ़ी काबिल स्टूडेंट है। तो जनरली तो सबके लिए जो है, अगर आप एक जनरल स्टेटमेंट पास करें तो अमेरिका और यूके वगैरह में आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन पर्टिकुलरली अगर खुल्दून के ऑप्शंस को कंसिडर किया जाए तो खुल्दून ईजिली स्कॉलरशिप हासिल कर सकता था, क्योंकि इसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और वैसे भी खुल्दून बहुत ही शार्प स्टूडेंट भी था और एक शार्प प्रोफेशनल भी है, जैसा कि हम लोग अभी भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो और मेरे लिए मुझे ये चीज़ लकीली क्लियर थी कि मुझे भी स्कॉलरशिप मिल सकती है बड़े आराम से यूएस में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स डिफरेंट कंट्रीज में ऑलरेडी हायर एजुकेशन परसू कर रहे थे। मेरे लिए थोड़ा सा कह लो कि एक दिल की आवाज़ सुनने वाला डिसीजन था, एक थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मैं थर्ड ईयर में अपना कोई जीआरई वगैरह प्रिपेयर कर रहा था, काफ़ी फोकस था यूएस जाने के लिए। लेकिन मेरी अपने एक सीनियर से मुलाकात हुई और उसने मुझे जर्मनी के बारे में बताया। मतलब ये कंट्रीज तो थी माइंड में कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, और यूएस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था। लेकिन जर्मनी का उसने थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, पूरा स्ट्रक्चर समझाया, और मैं फिर काफ़ी इंक्लाइंड हो गया। मैंने रिसर्च की वर्क लाइफ बैलेंस, और मेरे ओपिनियन में वर्क लाइफ बैलेंस जर्मनी का सुपीरियर है फॉर मतलब एक कंप्लीट आपका जो स्पेक्ट्रम है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के लिए अगर आप कंसिडर करें तो बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस था। और मतलब वही मैंने उसी बेस पे मैंने डिसीजन लिया। उसके अलावा थोड़ी सी जो एक मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं थोड़ा फैसिनेट होता हूँ नई चीज़ें, और मतलब मेरे अंदर एक ड्राइव होती है नई चीज़ों को सीखने की। तो एक जर्मन लैंग्वेज थी कि भाई आई विल बी एन इंजीनियर, जिसको जर्मन भी आती होगी। तो इस तरह से मेरा डिसीजन शेप हुआ था। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। जी वासिफ साहब? अ, तो अगर मैं अपने उस टाइम पे पीरियड पे नज़र डालूं तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था, मुझे लगता है कि जर्मनी आना, फॉर मल्टीपल रीजंस। पहला रीज़न ये है कि ऑब्वियसली अगर मैं यूएस की तरफ जाऊं तो दो चीज़ें, या तो आप अफोर्ड करके जा सकते हो या आपका जीपीए बहुत अच्छा हो। तो बैचलर्स के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, तो मेरा जीपीए ठीक था, बट इतना अच्छा नहीं था कि मैं इजीली स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकता। और दूसरी बात फिर ऑब्वियसली खुद अफोर्डेबिलिटी में इशू था यूएस में। देन आप ऑस्ट्रेलिया होता है ऑप्शन दूसरा। ऑस्ट्रेलिया का मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया का भी अफोर्डेबिलिटी का मसला है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे हैं जॉब करके अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर कहा जाता है कि मास्टर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर ऑब्वियसली आप 60 आवर्स जो है 50 आवर्स वीकली काम कर रहे हो तो आप पढ़ोगे क्या? तो फिर ऑप्शन ऑब्वियसली जर्मनी रह जाता है। जर्मनी के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स थे। पहली बात, ट्यूशन फी नहीं थी, जो आप ब्लॉक अकाउंट देते हो वो भी आपका अपना ही होता है, और ऑब्वियसली जर्मन एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मैं अगर वैल्यू फॉर मनी देखें ऑब्वियसली, कि आप जितनी भी कंपनीज देख लें ऑटोमोटिव की, इवन जो जर्मन ओरिजिन नहीं है, फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस हो गई, एयरबस हो गई, उनके भी बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं। दैट मीन्स के क्वालिटी इंजीनियर्स, क्वालिटी रिसर्चर्स जर्मनी प्रोड्यूस करता है, जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर्स खोलती हैं। तो एक ऑब्वियसली एक फीस भी नहीं है और इंजीनियर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ओनली हर्डल विच आई कुड हैव सीन एट दैट टाइम वाज लर्निंग जर्मन। अगर ये आपके लिए बैरियर नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप विद द टाइम लर्न कर सकते हो। इंग्लिश भी हमने लर्न की है, तो व्हाई नॉट जर्मन? तो ये एक हर्डल है मुझे लगता है। बाकी उसके लिहाज से जिसका जीपीए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, और अफोर्डेबिलिटी का इशू है, और फिर भी वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो मुझे लगता है मेरे पर्सनल ओपिनियन के लिहाज से जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। सही सही, बेहतरीन। काफ़ी वर्सटाइल किस्म की रीजंस
तीनों ग्रेस से हमें मिली, ठीक है। और बिलाल, एक मिनट, जस्ट वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू ऐड, क्योंकि हाशिर मेड अ वेरी गुड पॉइंट के एज बीइंग एन इंटेलेक्चुअल आपकी ड्राइव होनी चाहिए कि आप अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप यूएस और इस तरह की जगह भी कंसिडर करें। बट आई थिंक द लॉन्ग टर्म गोल इज देन ऑब्वियसली नेवर एन एजुकेशन, इन माय ओपिनियन, फॉर एनी पाकिस्तानी। एक पाथवे उनको चाहिए होता है अब बाहर आने का, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन के बाद भी देखना है कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ मिलता है, मुझे लॉन्ग टर्म राइट ऑफ रेजिडेंस कहाँ मिलता है, मुझे नेशनलाइजेशन या नेशनैलिटी मिलने के चांसेस कहाँ हैं, क्योंकि अब ये पाकिस्तानीज ये फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। पहले सिर्फ एजुकेशन एक पर्पस होता था, आई मस्ट एडमिट, लेकिन अब क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही पाकिस्तान लीव करने का पर्पस हो गया, तो इस वजह से आई थिंक कि जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ये कंट्रीज है ना, इनको कंसिडर करना मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज इन्होंने इन चीज़ों पे बहुत बैरियर्स अब लगाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, आप वहाँ जाकर डिग्री कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, देन मे बी यू कैन मूव टू अ कंट्री लाइक जर्मनी, जहाँ फिर आप अपना फ्यूचर सेटल कर सकें। बट आई बिलीव एट दैट स्टेज ऑफ टाइम, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं लीव करने की, तो आप इतना आगे सोच नहीं पाते, एटलीस्ट मैं तो नहीं सोच सका। तो दिस इज जस्ट वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड। fair Yeah, enough. I would totally second Khuldoon's point because हम लोग किसी और टाइम पे भी डिस्कस कर सकते हैं। जर्मन जो नेशनलाइजेशन लॉज हैं पीआर के, नेशनैलिटी के, वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज वेयर वी हैव इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज। हम्म मुझे लगता है इतना टाइम नहीं लगेगा, तो शॉर्टली मेंशन कर दिया जाए कि, और काफ़ी लोग अब आ भी रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट जॉब पे आते हो और एक इनका 6 लेवल्स होते हैं जिसमें आप मतलब समझ लें कि आप नेटिव लेवल तक पहुंच सकते हो लैंग्वेज के, तो आप अगर 3 लेवल कर लेते हो, A1, A2 और B1, तो आपको 21 मंथ्स में पीआर मिल जाती है, जो कि मेरे इल्म में नहीं है कि किसी कंट्री में इतने आराम से आपको पीआर मिलती है। सही है। उसके बाद अगर आप नहीं लैंग्वेज सीख पाते तो आपका 33 मंथ्स है, तो ये भी काफ़ी फास्ट है पीआर का प्रोसेस। इसके अलावा आपकी 8 साल की जो आपकी रेजिडेंस है उसकी बेस पे आपको मिलती है आपका पासपोर्ट। जर्मन नेशनैलिटी, हम्म पासपोर्ट। लेकिन वो भी अगर आप 5-6 साल में बहुत अच्छी लैंग्वेज स्किल्स शो कर लो और बहुत वेल इंटीग्रेटेड हो सोसाइटी में, तो भी आपको जल्दी मिल जाती है। हम्म तो लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि जर्मनी की नेशनैलिटी कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। काफी आसान है। तो सम अप मैं इस तरह से करूंगा कि हर बंदे की डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो आपका अफोर्डेबिलिटी एक पॉइंट हाईलाइट हुआ, दूसरा फिर ये था कि यार क्वालिटी एजुकेशन, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिधर हम जा रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑल्सो कि यार इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है, आया वो फ्रेंडली है या उसमें टाइम लगता है। मैं जस्ट टू मेंशन कि मैंने अपना बैचलर्स इटली से किया था, तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं था। बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे आपको बैचलर्स वगैरह अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप से मिल जाता है, लेकिन पासपोर्ट लेने में 14-15 साल लग जाते हैं आपके। पहले आपने 10 साल के बाद तो आप एलिजिबल होते हो, उसके बाद आप एप्लीकेशन करते हो, वो 2 साल के बाद कहीं आपका नंबर आता है, करते करते 13-14 साल आपको उसमें लग जाते हैं। तो उस सेंस में जर्मनी का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, और अभी न्यू लॉज की वजह से वो और भी आसान होता जा रहा है। तो इस केस में इन सारी फैक्टर्स को देखते हुए जर्मनी एक काफ़ी आसान ऑप्शन आपके लिए हो जाती है, खासतौर पे अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा कि जो तुम लोगों का इंटरेक्शन रहा जर्मन एजुकेशन सिस्टम के साथ, वो कैसा था? जो पाकिस्तान में हम लोग एक ये CGPA वाला सिस्टम है कि जी सेमेस्टर के दौरान मिड टर्म भी है, और साथ असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क्स हैं, क्विजेज हैं। तो जर्मनी में थोड़ा सा ये डिफरेंट है, आपका जस्ट एक फाइनल एग्जाम है। तो ये जो ट्रांजिशन थी और ओवरऑल जर्मन एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से देखते हो तुम लोग? कुलदोन। अच्छा, तो ये भी वही बात है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी, द डिग्री प्रोग्राम, द पर्सन हिमसेल्फ, वो किस स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब जैसे कि मैंने और बिलाल ने मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट किया, तो हमारी डिग्री प्योर इंजीनियरिंग नहीं थी, हमने उसमें मैनेजमेंट की चीज़ें भी पढ़ी, मैनेजमेंट के कोर्सेज भी पढ़े। तो हमने ना दो बड़े डिफरेंट किस्म ऑफ इवैल्यूएशन स्टाइल्स देखे। एक हार्ड कोर स्ट्रक्चर्ड रिजिड एग्जामिनेशन स्टाइल, जिसमें बेसिकली आपने अगर कोर्स पढ़ना है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से उसके इन्स एंड आउट्स पता हो, उसका एक एग्जाम आएगा, उसको आपने
वेरी स्पेसिफिक वे में अटेम्प्ट करने हैं, तो तभी वो आप उसमें कोई अच्छे नंबर ले सकेंगे। क्योंकि जर्मन सिस्टम में जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक रिजिडिटी बहुत है, बिकॉज जो इवेल्युएट कर रहा होता है ना, उसका व्यू पॉइंट बहुत फिक्स्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है, तो उसमें वो फिर ना देर इज अ लेस लॉट लेस रूम फॉर प्ले, बट अगेन एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करता है। बट हमने मैनेजमेंट साइड ऑफ द कोर्सेज में ये देखा है कि वहाँ रिटर्न एग्जामिनेशन की बजाय प्रेजेंटेशन बेस्ड और लेट्स से इंटरेक्शन बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड ये इवेल्युएशन ज्यादा है। उस केस में फिर देर इज मच मोर रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्विंसिंग द एग्जामिनर टू गिव यू द परफॉर्मेंस रिवॉर्ड दैट यू डिजर्व। उसमें फिर रिजिडिटी कम हो जाती है। बट ओवरऑल द जर्मन सिस्टम इन इटसेल्फ मेरी नज़र में इट्स वेरी रिजिड, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक तरीका है कोर्सेज लेने का, एग्जाम्स देने का, सेमेस्टर के स्केड्यूल, एग्जाम के स्केड्यूल्स, और ओवरऑल अपने क्रेडिट्स अचीव करने का, ठीक है ना। क्योंकि जर्मन सिस्टम में ऑब्वियसली यूर जीपीए इज फ्लिप्ड, द लोअर द बेटर, ठीक है ना। और ये सारा कुछ एक बड़े रिजिड तरीके से होता है, जिस वजह से अगर आप उस तरीके में कभी कभार नहीं फिट हो पाते ना, तो समटाइम्स इट बिकम्स अ हर्डल टू क्लियर द डिग्री। अगर तो आप उस तरीके में फिट हो गए, आपको समझ आ गया भाई मैंने इस तरह ही चलना है, और आप कोई अजम्पशन पे नहीं चलते, आप सिर्फ उस स्पेसिफिक अप्रोच को ही यूज करके चलते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से इट कैन बी अचीव्ड इजियर, बट ओनली व्हेन इट कम्स टू कोर्स वर्क। रिसर्च वर्क इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये रिजिडिटी अगर थोड़ी कम होना, तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान में ये रिजिडिटी कम थी। पाकिस्तान में देयर वाज मोर रूम ओपन फॉर कन्विंसिंग द एग्जामिनर नॉट जस्ट वर्बली बट इन रिटन एग्जाम्स एज वेल। तो आई बिलीव कि जर्मन सिस्टम में ये जरा जो है ना चीज इंप्रूव होने वाली है, कि वो जरा ना अपना आई ओपनिंग कर लें। प्रोफेसर्स बड़े पढ़े लिखे होंगे और रिसर्चर्स भी बड़े पढ़े लिखे होंगे, मगर जो टॉप डाउन अप्रोच है ना, वो जर्मनी लेने का बड़ा शौकीन है, कि बस जो कोलैबोरेशन या लेट से एक होनी चाहिए ना बिटवीन अ स्टूडेंट एंड हिज टीचर, ताकि वो ऑन द सेम पेज रह सकें, वो बहुत कम है। वो एक डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप है, जो कि मेरे ख्याल से सॉल्व हो सकता है। बेहतरीन हाशिर। अच्छा, खुल्दून के बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और मैं ज़्यादातर से एग्री करता हूँ। मेरी नज़र में ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट पैराडाइम, इनके लिए एजुकेशन एक डिफरेंट पैराडाइम है। मतलब ये आपको मुझे लगता है कि यूएस या पाकिस्तान में ये जो असाइनमेंट वाला सिस्टम है, या आपका असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए या क्विजेज हो गए, ये काइंड ऑफ थोड़ी बहुत स्पून फीडिंग है। इसमें स्टूडेंट को सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, और बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड आपके वो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, तो उसमें इलेक्टिव्स एज कम्पेयर टू अ जर्मन प्रोग्राम बहुत कम होंगे। जर्मनी में जो मुझे लगता है कि ये एजुकेशन को इस तरीके से देखते हैं कि सेम, अगर लेट से मैं मैकेट्रॉनिक्स में हूँ और वासिफ भी मैकेट्रॉनिक्स में है, तो आई वुड हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। और मुझे लगता है कि ये स्पून फीडिंग से बिल्कुल आपको खुद डिटरमिन करना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो और आप कितना पढ़ना चाहते हो। ट्रू। क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन आपको ऑन योर ओन करनी है, और आपका एग्जाम डिटरमिन करेगा कि आप पास करते हो नहीं करते। मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब नेचुरल साइंसेज की। ह्यूमैनिटीज में जैसे कि खुल्दून ने बताया, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आता है, और इंजीनियरिंग में, और इसका जो है, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि मैं जर्मन सिस्टम में पढ़ रहा था, तो मैंने कोशिश की कि मैं एडवांटेजेस देखूं, और मुझे लगता है कि अगर आप एडवांटेजेस पे फोकस करो, तो आपको वाकई फील होगा कि आप एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हो जर्मन सिस्टम से पढ़ने के बाद। सही सही। जी वासिफ साहब। काफ़ी खुल्दून के और हाशिर के बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। और मैंने भी देखा है कि जो फोकस होता है जर्मनी का, वो मेन फाइनल एग्जाम पे होता है रादर देन असाइनमेंट्स और क्विजेस। बट गिवन दैट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बाकी यूनिवर्सिटी बाकी कंट्रीज़ की तरह प्रोफेसर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेसर किस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और किस तरह का उसका टीचिंग स्टाइल है, बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है कि कंपेयर टू पाकिस्तान, जर्मन एजुकेशन सिस्टम बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी है और उधर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, दे फर्स्ट लुक
कि वो किस यूनिवर्सिटी से आ रहा है रादर देन उसकी जीपीए। क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, अगर एक बंदे का, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिकन में हम देखते हैं 4 आउट ऑफ 4 होता है, तो अगर एक बंदे का 3.5 है और एक बंदे का 2.9 है लेट्स से, बट डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी उनकी नॉलेज में डिफरेंस होगा पाकिस्तान में। लेकिन जर्मनी में देखते हैं कि अगर एक बंदे ने, अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल इंजीनियरिंग का कोई कोर्स है और उसकी जॉब आई हुई है, और वो भले इतनी ज़्यादा हाई रैंक यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन अगर वो उधर से स्टूडेंट आ रहा है और उस स्पेसिफिक ग्रेड, उसमें उसका अच्छा ग्रेड है, और कोई दूसरा बंदा भले टर्म से आ रहा है लेकिन उसने वो कोर्सेज नहीं पढ़े हुए या उसके बहुत बुरे ग्रेड्स हैं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो लोअर रैंक यूनिवर्सिटी वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो अपना जर्मन सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी है। हम्म तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी मैंने देखी है। लेकिन मसला यहाँ आता है कि इनका अपना इंडक्शन सिस्टम जो है ना जर्मन यूनिवर्सिटीज का, जब ये अब्रॉड से ला रहे होते हैं, उसमें काफी ज्यादा फ्लॉ है, क्योंकि उसमें ये चीज नहीं देखते जो कि ऑस्ट्रेलिया देखता है। ऑस्ट्रेलिया देखता है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है वो किस यूनिवर्सिटी से आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन ये एक फिल्टर लगाने की जरूरत है जर्मनी को आउटसाइड के लिए। बट विद इन जर्मनी मुझे लगता है कि इनका सिस्टम रिलेटिवली काफी ज्यादा यूनिफॉर्म है। दूसरी चीज मैंने देखा है कि जर्मनी जो है ना वो स्टूडेंट्स को फेल करते हुए या ग्रेड बुरा कर देते हुए इतना केयर नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, मेरे प्रोफेसर का भी एक्सपीरियंस है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, आई थिंक लीड्स में थे या किस में थे, मैं ख्याल यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में ही थे। तो वो उनका एक्सपीरियंस था कि बाकायदा जो है उन डिक्टेशन आती थी भाई कि आपको इतने बच्चे तो पास करने ही हैं, क्योंकि उनका एक यूके में, ऑस्ट्रेलिया में वो एक जो है इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इवन है। पाकिस्तान में भी। लेकिन जर्मनी में इंडस्ट्री नहीं है। जर्मनी में प्रोफेसर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर वो समझते हैं कि स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है ये एग्जाम पास करने के लिए, तो उसको वो फेल करेंगे इन मोस्ट केसेस। काफ़ी हम्म ज़्यादा फ्रीडम है, जो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जर्मन एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से। कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है ऑब्वियसली पाकिस्तान से, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली द यूनिवर्सिटी। बट अगर आप एवरेज लें तो काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है और काफ़ी ज़्यादा जो है सुपीरियर है। ऑब्वियसली फ्लॉज तो हैं। नहीं, बड़े अच्छे पॉइंट्स हम लोगों ने रेज किए। और जो वासिफ के पॉइंट पे मजीद बात करते हुए कि यूनिफॉर्मिटी डेफिनेटली इनके एजुकेशन सिस्टम में है। जो इनकी मेनली दो डिविजन्स हैं कि जी यूनिवर्सिटी और फॉकहोक्सचुले, ठीक है। और लेकिन इंडस्ट्री में जाकर आपको आइडिया होता है कि यार कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको मैनेजर्स मिलेंगे जो अननोन यूनिवर्सिटी से होंगे और फिर मैनेजर्स मिलेंगे जो बड़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी से होंगे। हाँ, जो ग्रेजुएशन के बाद जो थोड़ी टॉप प्रोफाइल पोजीशंस होती हैं वहाँ पे जो एचआर है वो डेफिनेटली फोकस करते हैं कि किन मेन नामों से आ रहे हैं, जो इनके 4 5 6 मेजर नाम हैं, ठीक है। वो मैटर करता है। तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज की जो प्रेस्टीज है वो चलती है, ठीक है। लेकिन ये है कि डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में वो कोई खास रोल प्ले नहीं करती। फर्स्ट और कोई एप्लीकेंट आया, उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो कोई ये नहीं कह सकेगा जी कि ये इस यूनिवर्सिटी से नहीं है इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इटालियन, अमेरिकन और जर्मन एजुकेशन सिस्टम एक्सपीरियंस किया है। तो जो अमेरिकन है वो मेनली तुम लोगों वाला ही है, जो पाकिस्तान वाला जो सीजीपीए वाला, ठीक है। तो हाशिर की जो बात थी कि आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट काफ़ी करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर ये बनाते हैं, ठीक है। ये आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, ठीक है। लेकिन मेरी जो इसमें ओपिनियन है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है जो सीजीपीए वाले सिस्टम में आपके अमेरिकन सिस्टम में मिलती है वो ज़्यादा बेहतर है इस सेंस में कि यार हमारा जो माइंड है उसकी एक खास कैपेसिटी है चीज़ों को याद करने की। अगर वो मिड टर्म के थ्रू, क्विज के थ्रू एवेल्युएट हो रही है और मिड टर्म के बाद कोर्स डिफरेंट हो रहा है तो वो एक फोकस लर्निंग है, अच्छी है, ठीक है। यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में इटली या जर्मन में होता क्या है कि 4 माह का सेमेस्टर है, पहले 2 माह लोग चिल मारते हैं, ठीक है। ये जो मैंने एटलीस्ट एक्सपीरियंस किया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, पहले 2 माह लोग चिल मारते हैं, आखिरी 2 माह में लोग पास्ट एग्जाम्स को देख के और एग्जाम पैटर्न्स को देख के फिर थोड़ी सी टारगेटेड स्टडी करते हैं कि यार एग्जाम कैसे हमने पास करने हैं, ठीक है। और
इस पे थोड़ा सा आपको ये भी डिसएडवांटेज होता है कि यार लेट्स से 20 टॉपिक थे एग्जाम के लिए, आपने 19.5 बहुत अच्छे तैयार किए, आधा आपने नहीं किया, उसी से एग्जाम आ गया और आप उसे फेल कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो स्पून फीडिंग वाला फैक्टर है वो यूएस या पाकिस्तान वाले सिस्टम में थोड़ा सा होता है, लेकिन बड़ी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपकी होती है, न्यूमेरिकल बेस्ड आपका वो सारा। और अगर मैं जर्मन और इटालियन को कंपेयर करूं तो जर्मनी में एग्जाम पास करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन खुल्दून वाली जो बात थी, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा और लकीर के फ़कीर हैं कि जी टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ऊपर से हर आंसर की 2 से 4 लाइनों में आपने आंसर करना है, टू द पॉइंट आंसर करना है, जो कि मेरे नज़र में इंजीनियर्स के लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती। इंजीनियर्स के लिए ज़रूरी है कि यार आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने उसे सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, वो आपके जेन से चीज़ें निकाल के लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम में थे, किस डिग्री में थे। ठीक है, अभी इवन हमारा जो मैकेनिकल एंड मैनेजमेंट और हाशिर और वासिफ का जो था मैकाट्रॉनिक्स, उसमें भी एग्जाम पैटर्न थोड़े से डिफर कर जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया बस, बड़े अच्छे पॉइंट्स तुम लोगों ने हाईलाइट किए। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैं पूछना चाहूँगा तुम लोगों से कि जैसे हमने पहले सबने मेंशन किया कि यार अफोर्डेबिलिटी एक इशू था किसी और जगह जाते हुए, तो अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो किस तरह से मैनेज किए तुमने स्टूडेंट लाइफ में, और इसके अलावा ओवरऑल जो थोड़े स्टूडेंट लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, ठीक है जी, बैलेंस करना स्टडीज़ को, पार्ट टाइम जॉब्स को, उस पर अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर सकें। सही। तो अगेन जिस तरह फिलहाल आपने कहा है कि पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना, वो इट्स एग्जैक्टली दैट, इट्स पर्सनल। तो आई थिंक बहुत बंदा तो बंदा डिपेंड करेगी। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आई कैन जस्ट मेनली गिव माय मेन एक्सपीरियंस। मैं तो आपको 3 चीज़ों से बता सकता हूँ कि क्या एक 3 मेन फैक्टर्स मुझे जो फ्री फील हुए हैं कि बहुत मेरे चेंज हुए हैं। एक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या मोर लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, कि यार अब अगर पैसे लिमिटेड अमाउंट में ही कमा सकते हो आप एज ए स्टूडेंट, तो उनको कैसे मैनेज करना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि आप बेसिकली अपने माँ बाप के पैसों से अब अपने पैसों पे आ रहे होते हो। तो वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो एक बहुत एसेंशियल स्किल बन जाती है आपकी। क्योंकि आप यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हो, आप देखते हो कि मेरा लाइफस्टाइल है कैसा, मुझे किस तरह मैनेज करना है, मेरा ग्रोसरीज पे कितना लगता है। आपको एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी नजर आती है कि यहाँ सर्विसेज इंडस्ट्री में कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, कोई बार्बर चाहे हुआ उसकी एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, वो बहुत आपकी डिपेंड हो जाती बन जाती है। और दिस देन ऑब्वियसली मूव्स इनटू द सेकंड पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, कि आपकी एज अ होल इंडिपेंडेंट लिविंग और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल में एक चेंज आता है। क्योंकि अब आप सब कुछ खुद कर रहे हो, आपने पढ़ना खुद है, आपने अर्न खुद करना है, आपने अपना ख्याल खुद रखना है, आपने अपने घर के सारे काम काज खुद करने हैं, ऑल ऑफ दिस। तो इट्स फॉस्टर्स दिस आइडिया कि भाई अब सब सीखना है। ठीक है ना, कि भाई जर्मन सिस्टम में किस तरह रहना है, इसमें अर्न किस तरह करना है, इसमें लर्न किस तरह करना है, इसमें कमाना किस तरह है। ये सारी चीजें एज अ स्टूडेंट आपको करनी पड़ जाती हैं, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट, यू आर समबडी हु इज लिविंग ऑन हिज ओन इन अ फॉरेन कंट्री वेयर यू डोंट नो द रूल्स। तो स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं। ऑब्वियसली द थर्ड थिंग जो मेरे ज़हन में है क्योंकि आप जर्मनी में रह रहे हो और आप जर्मन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती है। बिकॉज आपको जब नजर आता है कि एवरीथिंग एल्स अराउंड यू एंड एवरीवन एल्स अराउंड यू कितना पंक्चुअली अपनी ड्यूटीज और डेडलाइंस को मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं, तो आपको उस सिस्टम में फिट होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप नहीं फिट होंगे तो इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर। ठीक है, और फोर्थ ऑब्वियसली जो हमने पहले भी कवर की थी, और जो कि एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके आपने फिर लैंग्वेज पे सीखना शुरू हो जाते हो। आपको सबकॉन्शियसली ही जर्मनी लैंग्वेज सिखाने लग जाता है, इवन अगर आप प्रोएक्टिवली नहीं सीख रहे। बिकॉज एट एवरी पॉइंट, एट एवरी स्टेप, एट एवरी इनिशिएटिव जर्मन लैंग्वेज एक बैरियर बन जाती है, जिसको फिर आपने ओवरकम करना होता। ठीक है ना। तो मेरी नज़र में एज अ स्टूडेंट आपको फाइनेंसेस मैनेज करना आना चाहिए, आपको इवेंचुअली अपनी टाइम मैनेज करना आना चाहिए, आपको अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, और ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। दीज 3-4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्किल्स स्टूडेंट लाइफ में इन जर्मनी में बहुत आपको ना लॉन्ग टर्म फिर बेनिफिट करती हैं, और दिस इज देन व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस टेंड टू फोकस ऑन। हम्म। और पर्सनल डेवलपमेंट को खुल्दून ने मेंशन कर दिया है, और एक्सपेंसेस पे बाद में आ जाएंगे। हाशिर और वासिफ तुम लोग भी अगर ब्रीफली मेंशन कर सको
कि ओवरऑल जो तुम्हारी जर्नी है पिछले 3-4 साल की, ठीक है, उसमें से क्या मेन लर्निंग्स तुम लोगों ने देखी हैं, सीखी हैं? अच्छा, मुझे तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि अच्छी बात है कि मैं खुल्दून के बाद जवाब देता हूँ, क्योंकि खुल्दून काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर देता है। तो मैं वो बोल सकता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैं जब मेरे जहन में ये बात आती है कि मैंने कैसे मैनेज किया अपने पिछले 5 साल जर्मनी में, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी का एस्पेक्ट आता है कि मेरे पास बहुत अच्छी कम्युनिटी थी और उसके साथ काफ़ी ग्रो किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपने जॉब करनी है, आपने मैनेज करना है, आपने टाइम मैनेज करना है, आपने पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बनाने में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा रोल आपकी कम्युनिटी का है। ठीक है। और मुझे लगता है कि मेरी टाइम मैनेजमेंट, मेरी हमारी जो जॉब्स, हमने जो जॉब्स के लिए अप्लाई किया और फिर जॉब्स की, जो भी हमने काम किया, जो कुछ भी हमने अचीव किया, वो हमने मिलके किया। और मुझे लगता है कि आपको, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, हम दोस्तों में भी कुछ लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ लोग कम इंट्रोवर्ट हैं। मुझे नहीं लगता है, इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, कहते हैं कि मेरे इसलिए नेटवर्क नहीं है, मेरी इसलिए कम्युनिटी नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इट्स अ डिसएडवांटेज। मुझे ये लगता है कि अगर आपके अंदर एक गिविंग एटीट्यूड है, गिविंग मेंटालिटी है, तो आप अच्छे लोग अट्रैक्ट करोगे। और आपको थोड़ा सा अपने आप को, जब आप बाहर आ रहे हो या इवन पाकिस्तान में भी रहते हुए, फायदा होगा कि अगर आप अपने अंदर एक गिविंग एटीट्यूड डेवलप कर लो, तो आप अच्छे लोगों से आपकी दोस्ती होगी और नेटवर्क आपको मैटर करेगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी सेल्फलेसनेस है, तो इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। वेरी नाइस। मेरे मैं बस ये कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे वासिफ भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर देगा, तो मैं सिर्फ कम्युनिटी पे एम्फसाइज करूंगा। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि खुल्दून और हाशिर ने जो है सारे मेन पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं। जैसे कम्युनिटी वाला, गिविंग एक्सपेक्ट, और बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको कुकिंग भी खुद करनी है, लॉन्ड्री भी उसको खुद करनी है, सब कुछ खुद करना है। तो और ऑब्वियसली एक और पर्सनल डेवलपमेंट बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि लोगों को डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बंदा लर्न करता है। क्या डिफरेंसेस हैं हमारी मेंटालिटी में और एक ग्रीक की मेंटालिटी में और एक जर्मन की मेंटालिटी में। ये बड़ा फायदा होता है और जो उसको प्रोफेशनल लाइफ में भी ऑब्वियसली हेल्प करता है, क्योंकि आप एक माइंडसेट से आ रहे हो, आपको नहीं पता। ओके, हमें पता होता है कि यार एक पाकिस्तानी किस बात का बुरा मानेगा और किस बात का बुरा नहीं मानेगा। उसी सेम जोक को लेकर एक ग्रीक बुरा मान जाएगा, लेट्स से एवरेज ग्रीक, या एक, तो आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है, तो आप ऑब्वियसली हेल्प करता है आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। और मेरी एक सजेशन होगी अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो भी आते हैं इंशाल्लाह, कि आपको पता है भाई आपकी क्लासेस कब हैं, आपने जॉब ले ली, स्टूडेंट जॉब भले और जॉब है या किसी कंपनी में वर्क स्टूडेंट है, आपको एक मोरलेस टाइम टेबल पता है उसका। तो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना वीकली शेड्यूल बनाए। हम्म। इवन उसमें कुकिंग टाइम भी मेंशन करें कि यार इस टाइम से इस टाइम तक कुकिंग दूंगा, इस टाइम एंटरटेनमेंट टाइम भी रखें, दोस्तों के साथ मिलने का भी टाइम रखें, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप रिएक्टिव मोड पे होगे तो अपना टाइम जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करोगे। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट सबसे पहले आकर अपने गोल्स डिसाइड करें कि यार मैंने स्टडीज के अलावा और काम के अलावा मेरे क्या गोल्स हैं। मैंने भाई जर्मन सीखनी है, मैंने जो है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, डिबेटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, स्पोर्ट्स में जाना है, वॉट एवर आप अपने गोल्स डिसाइड करें और फिर उसके उन सबको चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। और आप इवन अपना स्लीपिंग टाइम और कुकिंग टाइम भी इंक्लूड करें उस शेड्यूल में, एंड यू ट्राई टू लिव बाय दिस शेड्यूल। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और मैक्सिमाइज आप जो है वो कर सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीज़ें छोड़ दें, दोस्तों के साथ बैठना छोड़ दें, but you should include that time as well in your schedule, or shouldn't reactive but rather be proactive। हम्म। मुझे लगता है ये मेन सजेशन है। एंड ऑब्वियसली खुल्दून और हाशिर ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो अपनी जगह ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया वासिफ। अच्छा, अ, मुझे अगर थोड़े देर के हम्म। लिए मुझे बाबा बनने की इजाजत हो, तो मैं भी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अपनी कंजम्पशन का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। मतलब एक तो डाइट होती है आपकी, ठीक है, वो भी आपको बहुत इफेक्ट करेगी। हम लोगों ने खैर डाइट का कोई खास ख्याल नहीं रखा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों का थोड़ा
जो इंटेलेक्चुअली हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, हमारे जिस तरीके के डिस्कशंस होते थे, हमारे जिस तरह की हम किताबें जो पढ़ते थे, हम जो वीडियोस, इवन जो हम मूवीज भी देखते थे, जिस तरह से हम वो चूज करते थे, उससे आपकी, अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट की जहाँ में बात करें, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपकी पर्सनैलिटी पे। और ये चीज़ें कंपाउंड हो रही होती हैं। अगर आज आपकी कंजम्पशन हैबिट्स ठीक नहीं है, तो आपको ये 10 साल बाद बहुत एक बड़ा आपको फ़र्क महसूस होगा एज कम्पेयर टू जिसकी कंजम्पशन हैबिट्स ठीक है। तो कंजम्पशन हैबिट्स अपनी ठीक करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेहतरीन। मैं इसको दोबारा इसमें भी ऐड करना चाहूंगा, और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया हाशिर ने। और वही बैक टू दैट पॉइंट, कम्युनिटी। आप मेक श्योर करो कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, क्योंकि जब हम आए, विदाउट नेमिंग एनीवन, क्योंकि अगर आपके सीनियर्स या आपके सराउंडिंग में लोग डीमोटिवेटिंग हैं और कह रहे हैं कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, और आप सारे वक्त उन्हीं के साथ बैठ रहे हो जो बोल रहे हैं कि यार ये आप नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आप भले जितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिविटी आपके माइंड में जाती रहेगी और वो आपके एक्शंस पे इवेंचुअली फर्क डालेगी। तो मेक श्योर करो कि यार आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो। और अगर आप खुद, आपकी माइंडसेट जो है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं भी है, नेगेटिव साइड पे है, मीडियम साइड पे है, तो ऑब्वियसली वो इवेंचुअली पॉजिटिव साइड पे आएगा। क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि जो हाशिर ने बात की है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो। तो ये चीज मैं सेकंड करूंगा कि क्योंकि बंदा जो है वो अपने माइंडसेट से बात कर रहा होता है। जो भी आपका सीनियर है, क्लास फेलो, वो अपनी अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपने एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट शेयर कर रहा कर रहा होता है। होता है। लेकिन आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर उनके साथ बैठो जो आपको अपलिफ्ट करें, रादर देन आपको जो है वो नेगेटिविटी डाले आपके माइंड में। हम्म। बहुत शुक्रिया बॉयज पॉइंट्स मेंशन करने के लिए, और मेरी तरफ से सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को टच करते हुए समरी में कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करो। और हमें दो कान मिले हैं, एक जो नेगेटिविटी है वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के लिए है, और जो कि बात अच्छी लगे वो दरम्यान में रोक लेने के लिए। ठीक है। और रफ सा जो प्लान है जो वासिफ कह रहा था जी कि स्केड्यूल होना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। तो कोई भी जब किसी किस्म की भी आपकी जो नई जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है, पहली बात तो ये कि आप बड़े एक्साइटेड होते हो कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिधर से भी आते हो कि यार आपका एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपने बह नहीं जाना इमोशंस में, आपने कहना है हाँ यार जो पीछे था वो पीछे रह गया, अब एक नया फेज है। उसका एक रफ सा प्लान होना चाहिए कि यार मैंने मास्टर्स, लेट से अगर ऑफिशियली 2 साल का है तो मैंने उसे, अगर मैंने 3 में करना है तो मैंने किस सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी है, मैंने कोर्स वर्क को कैसे अप्रोच करना है, पहले सेमेस्टर में मैंने कितने सब्जेक्ट्स लेने हैं, नया एजुकेशन सिस्टम है मैं किस तरह से अप्रोच करूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में 2 फेज होते हैं सेमेस्टर में, एक लर्निंग फेज होता है और दूसरा होता है कि पेपर पास करने वाला फेज। ठीक है। और पेपर पास करना सब्जेक्ट लर्निंग से डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको टारगेटेड स्टडी चाहिए। ठीक है। तो वो रफ सा आपके पास प्लान हो कि यार मैंने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, रिसर्च वर्क कैसे चलना है। ठीक है। लाजमी नहीं है कि जी पिन पॉइंट हो, अगर रफ सा होगा तो वो इधर उधर होता रहेगा, लेकिन अगर कोई प्लान ही नहीं है तो बस जिधर फिर हवा चली उसके साथ आप चलते रहेंगे। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया बॉयज, ये बड़े एक पॉइंट ज़रूरी पॉइंट एक से हाईलाइट पॉइंट करने जो के है, लिए। जी। एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा। उस मुझे ये बिल्कुल, अभी जब तुमने कहा ना कि बंदा नई जगह पे मूव करता है, कोई नई जर्नी शुरू होती है, तो स्केड्यूल बनाना चाहिए था। इसमें सिर्फ एक साइकोलॉजिकली, अगर मैंने ये एटॉमिक हैबिट्स में डिस्कवर किया था, और मैंने खुद एक्सपीरियंस भी की है चीज़, कि आप जब एक नई जगह पे मूव करते हो, तो आपके लिए काफ़ी इजी होता है अपनी बुरी आदतों को, या जो आदतें आप छोड़ना चाह रहे हो, उन आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अडॉप्ट करना। तो अगर आप शुरू में थोड़ी सी एफर्ट करके एक नए स्केड्यूल पे अपने आप को ले आओ, तो आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी एक जगह पे मुसलसल कोशिश कर रहे थे अपनी आदत को चेंज करने की। लेकिन नई जगह पे जब आप कोशिश करोगे तो वो बहुत तेजी से चेंज हो जाएगी। इसी इसके पर एक एनेक्डोट भी है कि जो सोल्जर्स थे, वियतनाम वॉर में गए हुए थे यूएस के,
उनको ड्रग्स की आदत पड़ गई थी। लेकिन जब वो अपने घर वापस आए तो उनमें से सिर्फ 10% लोगों को फिर ड्रग्स की आदत थी, और बाकी सारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में वो आदत छोड़ के आ गए, क्योंकि वो आदत उस इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड थी। हम्म। तो इसी तरह मुझे पर्सनली फील होता है कि एक एक कामयाब सोसाइटी में आप आ रहे हो, एक कामयाब एक मतलब ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू, अब इंडिया के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, माशाल्लाह इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल, लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर करूंगा मैं कि एक आप एक अच्छी जगह आ रहे हो तो आप एक अच्छी आदत आराम से बिल्ड कर सकते हो, जो आपको ज्यादा एफर्ट लगनी थी अगर आप पाकिस्तान में वही आदतें बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर ट्राई करें जो नए लोग आ रहे हैं उनको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। और बड़ा ज़रूरी एक फैक्टर है स्टूडेंट लाइफ का, जो कि है मैनेजिंग एक्सपेंसेस पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू या फिर टेक्निकल जॉब्स के थ्रू, हीवी पोजीशंस के थ्रू। तो उसमें अगर ब्रीफली तुम लोग मेंशन कर सको कि ब्लॉक्ड अकाउंट तो था तुम्हारे पास, ठीक है, जो पहली दफ़ा लेके आए, तो जो ओवरऑल जो फिर 2-3 साल का टाइम पीरियड था, वो किस तरह से मैनेज हुआ, ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि यार लाजमी नहीं है कि आपने घर से ही पैसे लेने हैं, अगर आप यहाँ पे आके थोड़ी सी भी हिम्मत करो तो आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। तो मैं अपना अगर बोल दूं तो मेरा ये था कि मास्टर्स की बिल्कुल स्टार्ट से ही एक मेरे फील्ड से थोड़ा सा मिलता जुलता मैकेनिकल से ही जॉब थी, तो वो स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने तो फिर वही किए थ्रू आउट, और बाद में इंटर्नशिप्स से निज़ाम चलता रहा, ठीक है। बाकी वासिफ, हाशिर और खुलदून, तुम लोगों के बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो अगर वो मेंशन कर सको। अच्छा, अब वही बात है, फाइनेंसेस आपने मैनेज करने, तो वही बात है कि आप शुरू शुरू में जब आप आते हैं आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाएं ताकि मैं ज़रा अपने सेविंग्स में इजाफा कर सकूं, या मैं और पैसे ना मुझे लेने पड़े घर से, या ऐसा कुछ जो भी आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उसमें आपकी जो मोटिवेशन है। तो इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है, बट मोस्ट ऑफन देन नॉट ऐसे होता है कि शुरू में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनमें आपको अपना फाइनेंशियल बस एक गेन नज़र आ रहा होता है। जैसे कि अब आप और जॉब यूजली करते हैं शुरू में, ठीक है, बिलाल इज़ वन ऑफ द लकी वंस जो कि आते ही इसने एक टेक्निकल जॉब शुरू कर दी, बट मोस्ट स्टूडेंट्स जो मैं खुद जानता हूँ, मैं मी इंक्लूडेड, इवन वासिफ ने भी ये चैलेंज फेस किया है कि हमने आके पहले और जॉब शुरू की बिकॉज हमने फाइनेंशियली अपने आप को ज़रा पहले ना अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट करना। बट अगेन, विद टाइम एंड एफर्ट यू कैन गेट व्हाट यू वांट, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह बिलाल ने कहा, आप एफर्ट करें, आप टाइम पुट इन करें, बाकी हाशिर और वासिफ ने भी यही कहा, अपने प्लान बनाओ, आपको मिल जाता है। बट स्टूडेंट जॉब्स will likely not pay you that much amount, so you are able to manage your expenses with your student jobs, but उसके बाद not a lot is left over unless बहुत अच्छी जॉब। तो फाइनेंशियली मेरे ख्याल से आपको वही, जिस तरह आपने अपनी प्लान अपने करियर के लिए बनाया, अपने स्केड्यूल में बनाया, इसी तरह आपने एक प्लान अपने फाइनेंसेस का भी बनाना। आपको पता हो मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी है हर मंथ, और मैं इतना खाने पीने पर लगाना चाहता हूँ या नहीं चाहता, वो आप पे आपके ऊपर है। मेरे पास फिक्स कॉस्ट के बाद इतना जेब में बचता है मेरी करंट जॉब के जरिए, चाहे वो अच्छी जॉब है, बुरी जॉब है, जैसी मर्जी जॉब, और इतना उसमें से मैं सेव करना चाहता हूँ, या मैं नहीं सेव करना चाहता तो मैं अपनी सेविंग्स में नहीं डिप करना चाहता। तो जो मेरे पास अमाउंट बची है उसको मैंने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आपको वाकई बजटिंग करनी पड़ती है। हम नहीं करते थे, मैं मानता हूँ लेट रियलाइज हुआ है, लेकिन आपके शौक हैं, मैं मानता हूँ, और आप अपने शौक पूरा करने का राइट रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने एक फाइनेंशियल गोल्स रखे हैं अपने लिए, जब मर्जी रखें आप, तो उन गोल्स के लिए आपको फिर एक प्लान बनाना है, ठीक है, इवन एज ए स्टूडेंट। तो वही बात है, रेंट, इंश्योरेंस, ये मेजर एक्सपेंसेस हैं आपके। उसके अलावा आपके सारे एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में होते हैं एज ए स्टूडेंट, और आप उन एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से अगर आपको पता हो कि किस तरह करना है। बट अगेन ये आपके जेन में है, जस्ट लाइक यू मेड अ स्केड्यूल और अ प्लान फॉर अदर थिंग्स, योर टाइम मैनेजमेंट, योर वीकली कमिटमेंट्स, योर करियर, आपके पास स्केड्यूल और प्लान अपने फाइनेंसेस का भी होना चाहिए। हम्म। आशीष साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं यही ऐड करूंगा कि जैसे मैंने कम्युनिटी की पहले बात की, तो यहाँ पे मेरे लिए कम्युनिटी ने बड़ा रोल प्ले किया, और उसमें ये था कि मैं ब्लॉक अकाउंट लेके आया था, और जीआईके की भी फीस वगैरह हमारे अब्बू ने ही पे की थी मेरे। तो कोई इतना वो नहीं था कि मुझे काम करना ही है अगले साल की भी वो एक्सपेंसेस के लिए। राइस।
बहुत रईस मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक आदत होती है बचपन से ना, घर से आपके हाँ। बहुत ज्यादा पैम्पर कर देते हैं आपके पेरेंट्स आपको। तो अच्छा, तेरे तो जमाने में पैम्पर होते थे? हाँ पैम्पर होते थे। मैं थोड़ा सा बाद में आया था। अच्छा, चलो आगे चलो। पैम्पर के साथ आ गया था मैं। हम्म। तो तो लेकिन ये है कि मुझे रियलाइज हुआ, मतलब एक तो बाकी दोस्त यार मतलब काम कर रहे थे, जो कि अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे अपनी खुद। उससे थोड़ी सी मेरे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। उसके अलावा ये था कि जब बिलाल ने अपनी जॉब शुरू की, माशाल्लाह बिलाल को सबसे पहले जॉब लग गई थी, तो उधर एक वैकेंसी थी और बिलाल जस्ट कीप केप्ट परसुइंग मी कि भाई ये तुम अप्लाई करो। हालांकि मतलब बिलाल का कोई कमीशन वगैरह नहीं था, लेकिन जस्ट एक गिविंग मेंटेलिटी थी, और वो चाहता था कि मैं भी एक अच्छी जगह पे शुरू कर दूं। तो खैर मैंने काफ़ी टाइम लगाया बिलाल की बात मानने में, और थोड़ा से किस्मत भी अच्छी थी कि वो जॉब उधर ही थी 4-5 महीने बाद। और मैंने फिर वहाँ पे जॉब शुरू की, और वो काफ़ी हमारी मेरी अच्छी जॉब थी, और मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी उससे डिफरेंट बना था, जैसा कि खुलदून ने बताया। और बाद में मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट दैट इजी। कि मैंने बिलाल एक कंपनी में गया, उधर एक जॉब थी, बिलाल ने मुझे बताया, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरी लग गई, और उससे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे। तो मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि आप और जॉब्स किसी किस्म की आप जब काम कर रहे हो, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, या कोई काम छोटा काम नहीं होता। लेकिन जर्मनी में आपका अगर नेटवर्क है, आप रिसोर्सफुल हो, तो आपको पता लग सकता है कि कौन सी कंपनीज ज़्यादा पे करती हैं। तो आप कोशिश करो कि ऐसी कंपनीज का पता करो, और जब तक आप ट्राई कर सकते हो, मतलब जब तक आपके पास एक मार्जिन है, आप खुद अफोर्ड कर सकते हो ब्लॉक अकाउंट की बेस पे, कोशिश करके आप वहाँ पे ट्राई ज़रूर करो। क्योंकि जो लोग बड़ी कंपनीज या जो ज़्यादा पे करने वाली कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, वो आपसे डिफरेंट नहीं होते, आपके जैसे ही होते हैं। उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट की होती है, थोड़े प्रोएक्टिव होते हैं। तो आप इस तरह की कंपनीज में कर सकते हो। बाकी मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, हालांकि मतलब मेन हमारा जो था वो फीस बहुत कम होती थी। जर्मनी की फीस पर सेमेस्टर 300 से 500 यूरो के दरमियान होती है। तो इतने खास एक्सपेंसेस वैसे नहीं होते। हाँ, लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आपकी कोई प्रोफेशनल वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन नहीं लगती, तो आप और जॉब करके भी अच्छा खासा अपना पूरा कर सकते हो। और उसकी भी जो वेजेस हैं, जैसे अब इन्फ्लेशन हो गई है, तो मिनिमम वेज भी बढ़ती जाती है साथ में। तो ये बिल्कुल भी एक वो, अगर आप काम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, आप मतलब 20 घंटे हफ्ते में, मैं कोई ये फिक्स रूल नहीं है, फिक्स रूल साल के कुछ दिनों का है, लेकिन आप 20 घंटे कर सकते हो, तो आप बहुत आराम से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। और ज़्यादातर केसेस में लोग बचा भी लेते हैं और घर भी भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया जी वासिफ। सही। अगेन वही वाली बात के आपकी सराउंडिंग बड़ी मैटर करती है इस हवाले से। तो मैं जब मैं आया था तो मैंने तकरीबन साल जो है वो साल सवा साल और जॉब्स की थी, और उसके बाद जो है मैंने इंटर्नशिप, फिर स्टूडेंट वर्क, और इस तरह से थ्रू आउट मास्टर्स फिर उस तरह से निकाला था। लेकिन शुरू में और जॉब्स की थी। वही वाली बात हाशिर की कि भाई जो जो आप जो असल में एक होता है डर। अब उसमें वही वाली बात है कि अगर आपको ये डर है कि यार मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इंडस्ट्री में अभी तो मैं बैचलर्स करके आया हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा किसी कंपनी में एज अ स्टूडेंट वर्क, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात है। उसका रीज़न ये होती है क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी आपके ही जैसे होते हैं, और कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होती। तो मुझे लगता है कि आपको आते के साथ ही टारगेट जो है वो किसी कंपनी में करना चाहिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस शुरू से स्टार्ट हो जाए रादर देन आप लेट स्टार्ट करो। क्योंकि ऑब्वियसली वही वाली बात कि वो जो काम कर रहे हैं वो आपसे डिफरेंट नहीं है, और कंपनी आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करती। तो वही वाली बात ना कि आपने नेटवर्क अच्छा रखना है, कि जो आपको पॉजिटिविटी दें कि भाई आप काम कर सकते हो, रादर देन के डराएं कि नहीं यार कोर्सेज पे फोकस करो, अभी तुम कैसे काम करोगे, ये वाली सारी चीज़ें। और मैं इसमें सीनियर का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। हमारे शऊर भाई होते थे TU हैम्बर्ग में ही, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया उनकी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, और उधर से ही फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टेक्निकल स्टूडेंट जॉब्स की तरफ रादर देन और जॉब्स।
फिर उसके बाद ही मास्टर थीसिस एंड सो ऑन। तो वही वाली बात है कि अगर आपके सीनियर्स बड़े हेल्पफुल हैं, आपको मोटिवेट करेंगे कि यार आप और जॉब छोड़कर टेक्निकल जॉब की तरफ आओ, तो इससे इससे बड़ी हेल्प होगी। डेफिनेटली बेहतरीन बॉयज। और इन शॉर्ट जो पर्पस था इस डिस्कशन का वो यही हाईलाइट करना था कि यार हर बंदा एटलीस्ट जो हमारे बैच में था, हर बंदा पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू या टेक्निकल जॉब्स के थ्रू जो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो कि आजकल 700-800 मंथली आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किधर रह रहे हो, वो बंदा मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो बड़ी हम चारों की डिफरेंट जर्नी रही जिसने हमें थोड़ा सा प्रिपेयर भी किया हमारे फ्यूचर रोल्स के लिए। तो वासी वाली बात के स्टार्ट में जब आप आते हैं, ठीक है, मैं इसे इस तरह से ओवरऑल देखता हूँ कि यार जो पहला सेमेस्टर है उसमें बेशक आप नई जगहों पे आप थोड़ा सा रिलैक्स करके एग्जाम पे फोकस करके लोगों से थोड़ी नेटवर्किंग करके, ठीक है, थोड़ा बेशक स्लो पे चल रहे हो, पार्ट टाइम जॉब्स आप करो। सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप एप्लीकेशंस स्टार्ट कर सकते हो जो आपके फील्ड से रेलेवेंट जॉब्स हैं। ठीक है, इस चीज़ की आपको समझ आ जाती है पहले सेमेस्टर के बाद अपने इंटरेक्शंस के थ्रू कि यार ये एक टेक्निकल जॉब्स वाली बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विंडो है जो आपको एक मौका देती है उसी कंपनी में कल को फ्यूचर जॉब के लिए या फिर उस एक्सपीरियंस की बेस पे किसी और जगह। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल खुलदून ने अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के साथ बहुत काम किया एज अ रिसर्च स्टूडेंट। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस ने उसे तैयार किया रिसर्च फील्ड में, अभी वो एकेडेमिया में है, पीएचडी वाली साइड पे। ठीक है, और हमारा जो था वो थोड़ा सा इंडस्ट्री वाली साइड पे था। तो पहले सेमेस्टर के बाद आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं और इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि यार सूनर और लेटर आपने इस चीज़ में जाना है, तो बजाय सिर्फ 100% फोकस अपने एग्जाम पे रखने के, अगर आप साथ इस चीज़ को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करते हो तो बाय द टाइम आप इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे होगे, आपके पास ऑलरेडी कुछ वर्क एक्सपीरियंस होगा जिसकी बेस पे आपको इजीली इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू मेनली आप लैंग्वेज सीखते हो पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू। जो जितने भी हमारे इंटरेक्शन रहे उन्हीं लोगों ने मेनली सीखी जिन्होंने कोई पार्ट टाइम जॉब्स की, क्योंकि आपके ह्यूमन इंटरेक्शन तो वहीं पे होते हैं। ठीक है, या फिर ऑफिस में आगे पीछे अगर आप सिर्फ चाह रहे हो कि मैं लैंग्वेज क्लासेस ले लूं और वहां से मैं ज़बान सीख सकूंगा तो वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि हर बंदा अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट डालते हैं। ठीक है, वो दो पॉइंट्स रह गए हैं सिर्फ डिस्कशन वाले। एक ये है कि मतलब इसमें बारी बारी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कंबाइन भी इस पे बात कर सकते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो कुछ लोगों से बात भी होती है कि लोग फिर भी अपना जो कोर्स वर्क है वो आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च वर्क में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में पहले एक रिसर्च प्रोजेक्ट था 12 क्रेडिट्स का, फिर मास्टर थीसिस था 30 क्रेडिट का। अब ये रिसर्च प्रोजेक्ट कहने को 3 से 4 माह का था और मास्टर थीसिस 6 माह का होता है, लेकिन ऑन एवरेज ये लोग प्रोजेक्ट भी साल में चला जाता है, थीसिस भी साल में चला जाता है। अभी तुम लोग पीएचडीज भी कर रहे हो। ठीक है, तो अभी अगर तुम लोग लुक बैक करो, रिफ्लेक्ट करो, तो क्या कुछ इनसाइट्स आप तुम दे सकते हो कि यार उसे स्ट्रक्चर किस तरह से किया जा सकता है या अप्रोच किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरा जो इसमें मानना है फंडामेंटल कि यार आप बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, आप वो जो हमारा थोड़ा कल्चरली होता है ना जी, प्रोफेसर यहाँ पे है मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, जिस तरफ वो लेके जाना चाह रहा है आप उसके साथ चलते जाते हो। आपकी तरफ से थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखे हैं दोस्त या स्टूडेंट्स, वो जो प्रोफेसर कहता है वो मानते जाते हैं। ठीक है, तो पुश बैक नहीं आता लोगों की तरफ से ना। ठीक है, बाउंड्री आप ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, और दूसरा जाहिर है अभी वासिफ कुलदून आशिर तुम लोग इस पे अगर कुछ बात कर सको। तो बिल्कुल सही बात की कि बाउंड्री नहीं कर पाते। और एक सबसे बड़ा मसला आता है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। होता ही है कि आप कोई नया, आप जाहिर सी बात है कोई रिसर्च प्रोजेक्ट उठाते हैं, आपको हर चीज़ पहले से उसकी बेसिक्स नहीं आती होती। तो हम लोग ये सोचते हैं यार कि मैं पहले इसकी सारी बेसिक्स लर्न करूं हम्म। और फिर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं। मतलब वो जो उसको कोर्स वर्क की तरह ले रहे होते हैं, हम्म। जो कि डिफरेंट है। चलें ठीक है, आप शुरू का एक आध महीना स्पेंड कर दें उसको नो हाउ में, लेकिन मुझे लगता है कि जितना जल्दी आप उसके डीप डाइव करेंगे, प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे,
आप विद द टाइम उसके रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो विद द टाइम लर्न करते जाएंगे। हमारी अप्रोच होती है कि हम पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लूँ उसके हवाले से और फिर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ, जो कि बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि आप इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, फिर आप लर्न ही करते रहोगे। आप आप बोलोगे यार मैं उसके टॉपिक से रिलेटेड एक पेपर पढ़ लूँ रिसर्च, फिर बोलोगे यार एक और पढ़ लूँ, फिर एक और पढ़ लूँ, आप थ्रू आउट पेपर ही लर्न पढ़ते रह जाओगे और आप देखोगे 6 महीने बाद आप वहीं पर हो ना। हम्म रादर देन आप देखो यार कि आप जैसे बिलाल ने बोला कि बाउंड्रीज डिफाइन करो और साथ में प्रोजेक्ट्स की भी बाउंड्री डिफाइन करो कि यार ये मैंने ये अचीव करना है, और 1-2 महीने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर डायरेक्ट उसको हासिल करने की कोशिश करो। और आप लर्निंग की फिक्र मत करो, आप विद द टाइम लर्न करोगे उसको, गोल को अचीव करते करते। तो मुझे लगता है कि ये एक डिफरेंस है प्रोजेक्ट में और कोर्स वर्क में। हम्म भाई मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जैक्टली बिलाल की बात पे बैठता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट अर्बाइट एंड इन टर्म्स ऑफ मास्टर थीसिस। और मैं ऑब्वियसली इन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिकली अपने एग्जांपल में आपको बता दूंगा जो इन बातों को हाईलाइट करते हैं। प्रोजेक्ट अर्बाइट में जो मुझे मेन इशू नजर आ रहा था कि मेरा सुपरवाइजर मेरा स्कोप बढ़ाता जा रहा। एवरी टाइम आई वुड अचीव अ टास्क ही वुड नाउ सजेस्ट कि वी कुड डू दिस एज वेल। तो वाकई एक पॉइंट आया जिसमें जिस तरह बिलाल ने कहा कि मुझे उसको बड़ा क्लियर करना पड़ा कि यार मेरे ऊपर एक टाइम लिमिट भी है, मैंने डिग्री भी खत्म करनी है। आई कैन नॉट कीप going and deeper and deeper and deeper. I had a goal initially in mind, और वो आप लोग पहले से क्लियर कर ले तो बेहतर है कि आपको स्कोप पहले से फाइनल हो गया यार मुझे कहाँ क्या करना है किस हद तक। और मैं उस गोल को बड़ी देर से रीच कर चुका हूँ और आप एक्स्ट्रा उसको एक्सपैंड नहीं करते। वो आपको इंसेंटिव देगा यार, इट विल लुक गुड आपके आपको जीपीए में इसमें करेगा यार, लेकिन एट वन पॉइंट यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि यार ये एक टाइम डिपेंडेंट चीज़ है। आप यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट और आपने एंडलेसली नहीं इसमें लगे रहना होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरह तुमने बिलाल का और वासिफ एडेड ऑन टू इट कि ये बाउंड्रीज क्लियर हों और आप एक टाइमली पॉइंट पे इन बाउंड्रीज को टच करके कन्विंस कर दें सुपरवाइजर को कि बस दिस इज इट। और इसी तरह मेरे मास्टर थीसिस में भी जिस तरह वासिफ ने कहा यू हैव टू स्टार्ट डाइविंग इन एज सून एज यू कैन एंड लर्निंग उसके साथ साथ होती रहेगी। अब पहले मैंने मास्टर थीसिस एक और इंस्टीट्यूट में करने का सोचा, वहां मेरा गोल आई फेल्ट वाज नॉट व्हाट आई वांटेड टू अचीव, इट वाज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वाज ओरिजिनली ऑफर्ड टू मी। तो मैंने कहा यार ये मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं ये पसंद, ना ही मेरी इसमें इंटरेस्ट। तो आई लर्न दैट वेरी अर्ली ऑन, बजाय कि मैं उसको रिसर्च करता रहूं और फिर मैं कहूँ कि अब मैंने समझ लिया अब मैं करता हूँ, मैंने कहा नहीं ये तो है ही नहीं मेरे इंटरेस्ट। तो आई स्विच्ड, आई वेंट टू अनदर हम्म इंस्टीट्यूट। वहां भी कॉम्प्लिकेटेड था टॉपिक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां मुझे पता था कि यार as I start doing it, I will learn it, I will grow with it। और ऐसे ही हुआ। ठीक है टाइम लग जाता है, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप हमेशा एग्जैक्ट 6 मंथ्स में करें, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी पड़ती है। बट आपको हर हाल में क्लियर कट पता हो कि यार ये चीज़ मैंने परसू करनी है और जितना जल्दी मैं इसके निटी ग्रिटी में शुरू हो जाऊं उतना जल्दी मेरे लिए बेहतर है, बजाय कि मैं ओवरऑल ऊपर से बिग पिक्चर लेता रहूंगा और मैं शुरू नहीं करूंगा। हम्म तो ये मेरे पर्सनल एग्जांपल्स हैं जो आप दोनों के पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। कुलदीन, एक और बात इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मतलब तो अपने आप को थोड़ा बिग पिक्चर वाला बंदा कंसिडर करता हूँ। मैं इसे जस्ट अनदर प्रोजेक्ट समझता हूँ, ठीक है। इवन अनलेस आपको बहुत क्लैरिटी हो कि यार मैं इस मास्टर थीसिस को अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं इस डोमेन में जाना चाहता हूँ, फिर तो समझ आती है कि यार आप उसमें 6 माह एक्स्ट्रा लगा के डिटेल में काम करके आप वो सब कुछ करो। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका वो हार्डकोर इंटरेस्ट नहीं है तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर डिग्री, ठीक है, कि ये उसका एक हिस्सा है। और उसकी भी दो चीजें, एक उसका कंटेंट है, एक उसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं टाइमली, यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स भी होते हैं कि यार रिसर्च पेपर्स लिखने कैसे हैं, आपने रेफरेंसेस कैसे देने हैं, अपने आप को तैयार कैसे करना है, पेपर्स पढ़ने कैसे हैं, ठीक है, ताकि बाय द टाइम आपका वो फेज आए आप उस पे, लोग 3-4 माह तो उसमें ज़ाया कर देते हैं, पहली दफा वो देख रहे होते हैं कि अच्छा भाई रेफरेंसेस कैसे होते हैं, फर्स्ट सोर्स क्या होता है, सेकंड सोर्स क्या होता है, उस सारे काम में, ठीक है। और उसके बाद फिर उनका वो जो रिसर्च वो सारा कुछ चलता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई हार्ड कोर इंटरेस्ट नहीं है तो उसे एज अ प्रोजेक्ट समझें और उसको प्रोजेक्ट को टाइमलाइन दे के आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। और मैनेजर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें कि भाई मैं कोई चीप लेबर नहीं करने वाला, ये मेरी टाइमलाइन है और इतना हम करेंगे, जान मार के काम करें। अगर उससे वो ज्यादा जा रहा है तो बात कर सकते हैं कि इसी में से मेरा थीसिस निकालो,
ठीक है। अगर वो बेहतर यही होता है कि प्रोजेक्ट करके उसी को एक्सपैंड करके आप थीसिस कर ले तो ठीक है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती कि उसी में आपने कल को जॉब भी करनी है, लेकिन ये अक्सर स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह के किसी सिनेरियो में हो कि आप, जैसे मैं पर्टिकुलरली इस सिनेरियो में था कि मैं बीमार हो गया था, और ऐसे टाइम पे बीमार हुआ था कि मेरे 2 सेमेस्टर जो हैं वो निकल रहे थे, और अगर मैं, मेरा थीसिस इस तरह से प्रोलॉन्ग होता तो फिर मैं डिग्री बहुत लेट ख़त्म करता। तो एक तो ऑब्वियसली आपको कंपनी में ढूंढना, थोड़ा सा उसमें लक भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन मुझे कंपनी में एक थीसिस पोजीशन मिली, और उसके बाद मुझे पहले से प्रोफेसर्स का आइडिया था कि कौन से प्रोफेसर जो हैं वो लीनियंट हैं और कौन से प्रोफेसर जो हैं वो ड्रैग करेंगे चीज़ को, या आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी लेना है कि आपको कौन एक्सप्लॉइट करता है और कौन, वो बिलाल वाली बात के चीप लेबर में आपको चलाना चाह रहा है, और ये कंपनी में भी आपके साथ होगा। तो मैंने बकायदा अपनी इंटर्नशिप और थीसिस को इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि मैं डिग्री को टाइम पे ख़त्म कर सकूं, और वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हों, और फिर उस पर ख़त्म करूं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये कि आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपने ख़त्म कब करनी है डिग्री। अगर आप सामने वाले की उस पे चलेंगे, उसकी नीड्स पे चलेंगे, तो फिर आपका एक आध साल भी लग रहा है, क्योंकि ये बिलाल अभी शायद मेंशन करे आगे कि जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो वो हॉट पीरियड्स होते हैं, जब आप अप्लाई करोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब ग्रैब करने के। और अगर उस वक्त आप कंपनी के अपने सुपरवाइजर या अपनी प्रोफेसर की नीड्स को आपने अपनी नीड्स के ऊपर प्रायोरिटाइज किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है आपको जॉब पकड़ने में। ये मेरी तरफ से एडिशन था। हम्म। और एक और पॉइंट इसमें इसी टॉपिक, क्योंकि अब ये चला हुआ है रिसर्च वर्क और डिग्री किस तरह से आपने प्लान करनी है, कि एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो हमने इससे पहले भी बात की टेक्निकल जॉब्स, इंटर्नशिप्स, मास्टर थीसिस, इन सब का मकसद आपको जॉब दिलवाना है। ठीक है। ये जो लोग बात करते हैं जी के डिग्री अगर ऑफिशियल 2 साल की थी या आप 5 में भी कर लो, कोई इंडस्ट्री में पूछता नहीं है। ठीक है। भाई वक्ती तौर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा ऑन पेपर ये होगा कि भाई क्या था, क्यों इतना लंबा किया। और उसके अलावा आप देखें उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप उससे 3 सालों में खत्म करके 2 साल फुल टाइम जॉब करते हैं, तो वो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपको फौरन अगले रोल्स के लिए तैयार कर सकता है। आप उन्हें डबल अर्निंग्स की हैं उसमें। तो इन चक्रों में नहीं रह जाना जी कि मैं डिग्री अपनी 4-5 साल में ले जाऊं, आराम से करता रहूं। यहाँ अक्सर जो लोग गलती करते हैं, उन्हें कोई टेक्निकल वर्क स्टूडेंट मिलता है जो कि पार्ट टाइम जॉब होती है एज अ टेक्निकल स्टूडेंट। ठीक है। उससे लोग 3-3 4-4 साल करते रहते हैं। ठीक है। मेरा उसमें ये मानना है कि यार आपने साल कर लिया है वो इनफ है आपको फुल टाइम रोज दिलवाने के लिए। सबसे पहले फॉरेन से उसी डिपार्टमेंट में उसी कंपनी में लोगों से बात करके अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, आया यहाँ पे मेरे कोई चांसेस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने कहीं और अप्लाई करना है। इसी तरह जो मास्टर थीसिस वाला फेज है, उसी के दौरान आपने मेनली जॉब सर्च ढूंढ करनी होती है, अप्लाई एप्लीकेशंस करनी होती है, ताकि बाय द टाइम आपका थीसिस वाइंड अप हो रहा हो, आपके पास कुछ ऑफर्स लाइन अप हो चुकी हों। ठीक है। तो ये उस सेंस में थोड़ा सा आपको प्लान करके सिस्टमेटिकली चलने की ज़रूरत होती है, और अपने मैनेजर से कम्युनिकेट करें जितना हो सकता है। ठीक है। कि यार अगर कोई चांसेस हैं तो वो आपको मिलें। और लास्ट जो पॉइंट है हमारे डिस्कशन का, इसी से कनेक्ट करते हुए कि यार यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्री में या अगर पीएचडी वाली साइड पे जो ट्रांजिशन है, ठीक है, उसे आप स्मूथ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। कि जी जो जॉब सर्च वाला जो यहाँ पे सीन है पाकिस्तान में, जैसे ऑन कैंपस आके रिक्रूटमेंट होती है, ऐसा तो यहाँ पे कोई सीन है नहीं। तो तुम लोगों के एक्सपीरियंस में किस तरह से तुम लोगों ने अपनी ट्रांजिशन की, ठीक है, क्या चीज़ें तुम्हारे काम आई, ठीक है, और या क्या चीज़ें अभी जो तुम लोग समझते हो कि दूसरों के काम आ सकती हैं। यार इस मामले में ना मैं बड़ा क्लियरली ये कह सकता हूँ कि मेरा तो जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ने बस एक रास्ता बनाया हुआ था। तो मेरे तो रास्ता ही ऐसा बना कि मैंने वो पाथ को देखा भी नहीं और वो बन गया। मैंने कोशिश किए बगैर भी उस पाथ को पुश नहीं किया था। मैं भी लाइक एवरीवन इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड था स्टूडेंट लाइफ में। आई वांटेड टू फाइंड स्टूडेंट पोजीशंस एंड वर्क स्टूडेंट पोजीशंस एंड मास्टर थीसिस और बट
ऐसा टाइम था मेरा कि मेरी पहली जॉब स्टूडेंट जॉब एक हेवी पोजीशन थी, मेरी दूसरी स्टूडेंट जॉब एक हेवी पोजीशन थी, एंड मेरा थीसिस और प्रोजेक्ट भी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। तो मैंने रिसर्च में बहुत एक्सपीरियंस वैसे ही गेन कर लिया था वाइल बीइंग एज अ स्टूडेंट, ठीक है ना, इन दोज 2 years। और जहां मैंने इंडस्ट्री को भी टारगेट किया तो इंडस्ट्री से उस तरह मुझे उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं मिला, और फिर कोरोना आ गया तो जो मुझे एक दो अपॉर्चुनिटीज नजर आई भी वो भी चली गई। तो आई बिलीव मेरा तो अल्लाह ताला ने ना इस मामले में बड़ा मेरा ना पाथ क्लियर कर दिया कि बस मेरा ट्रांजिशन वाज नॉट एज डिफिकल्ट फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू पीएचडी लाइफ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही वो सारा इतना किया था कि पीएचडी में आके आई वाज जस्ट डूइंग मोर ऑफ द सेम बट एट अ हायर लेवल। हम्म तो आई बिलीव कि उसमें आपको बड़ा क्लियर कट पता होना चाहिए कि भाई ये चीज जो आप कर रहे हैं आपको ये पसंद है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पसंद आ रही ना, और आप सिर्फ फाइनेंशियली अपना वही स्टूडेंट लाइफ पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह यार, फिर आप जॉब हंट में इस चीज को मत टारगेट करें। लेकिन मेरे केस में मैंने अपने आप को ओपन भी रखा हुआ था 2 ऑप्शंस, क्योंकि मुझे ये चीज भी अच्छी लग रही थी जो मैं कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ही कुदरत का ही था कि वो पीएचडी से मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स आने लग गया, क्योंकि मेरा सारा प्रीवियस एक्सपीरियंस ही उसके लिए बना हुआ था, और इसलिए वहां जरा एम्प्लॉयर्स ज्यादा कन्विंस्ड थे और मुझे वहां से रिस्पॉन्स फिर ज्यादा आता था। तो आई बिलीव इस ट्रांजिशन में यू हैव टू बी अगेन वेरी क्लियर कि आप जो स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हैं वो आप एज एन इंटरेस्ट के तौर पे ले रहे हैं जिस तरह बिलाल ने कहा, आप उसमें डीप जाना चाहते हैं, या इट इज जस्ट टाइम फ्रेम थिंग, टाइम बाउंड थिंग जो आप कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल रीजन या फॉर डिग्री प्रोग्राम, और आप लॉन्ग टर्म में जब अप्लाई करना शुरू करेंगे नियर द एंड ऑफ द डिग्री, तो फिर आपने उधर ही टारगेट करना है जिधर आपको नजर आता है कि यार आपका इंटरेस्ट है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन सारी चीजें आपकी मर्जी से नहीं होती और आपके लिए सब डिसाइडेड नहीं होता, बट अगर आपकी एफर्ट ही एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है ना, तो उधर आपको उधर से फिर रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है इवेंचुअली। तो ये हम्म मेरा एक्सपीरियंस खैर है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। इसमें जो है वो मैं भी बड़ा शुरू से यही बिलीव करता था, और मतलब लॉजिकली भी ये बात है कि आपकी कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। आप किसी स्किल में इन्वेस्ट करते हो, आप सीखते हो, और फिर ग्रेजुअली वो इतना वो बढ़ता चला जाता है ना, और फिर वो कंपाउंडिंग की तरह आप एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हो एक पर्टिकुलर डोमेन या फील्ड में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मेरा बिलीव ये था, लेकिन काफ़ी डिफरेंट हुआ, और मुझे लग रहा है कि अब चेंज भी हो रही है काफ़ी दुनिया। अब काफ़ी मतलब स्पेशलिस्ट नॉलेज सॉर्ट आफ्टर है, लेकिन इतनी सॉर्ट आफ्टर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो अब जो है थोड़ा जनरलाइज नॉलेज की तरफ जा रहे हैं लोग, मतलब लोगों को बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। और पर्सनली मतलब मैं, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे उधर रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग का शौक था, जिसकी वजह से मैं मास्टर्स करने आया। मास्टर्स में मुझे कंट्रोल सिस्टम्स ज़्यादा मैंने बेहतर तरीके से पढ़ा, मुझे कंट्रोल सिस्टम्स अच्छा लगा। और तो मैं फिर आगे कंट्रोल सिस्टम्स में ही एक जॉब ग्रैब करना चाह रहा था, जॉब ढूंढ रहा था। बल्कि जॉब्स तो मुझे आइडिया हो गया था मास्टर्स के दौरान के कंट्रोल सिस्टम्स की जिस तरह का काम मैं करना चाह रहा हूँ वो बहुत कम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मेनली जो है वो मुझे वो पीएचडी ज़्यादा आराम से मिल सकती है। आशिर भाई बहुत ऊपर से आना चाह रहे थे। तो पीएचडी मैंने ट्राई की एक दो जगह पे, और मतलब अच्छा ट्राई, वही ऊपर वाली बात कि हम ट्राई भी मतलब TU9 में ही कर रहे थे ट्राई, तो एक दो जगह से रिजेक्शन आई, और इन द मीन टाइम जो एक जगह अप्लाई किया हुआ था वहां पे हो गया। तो ये एक बात है कि आई एम ऑलवेज ओपन, आई एम ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज। और फिर जब मेरा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रोल में हुआ रेलवे टेक्नोलॉजी में, तो मैंने एक्सेप्ट किया ये रोल, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक इंजॉय कर रहा हूँ इस रोल को। बेहतरीन जी वासिफ भाई। ट्रांजिशन के हवाले से यही वाली खुल्दून ने जिस तरह बताया कि उसका पाथ इस तरह से रहा, तो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से डिसाइड करो आपने जाना कहाँ है। तो अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करो साथ में। और लैंग्वेज मुझे लगता है बहुत बड़ा बैरियर आता है अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती है। क्योंकि मैंने देखा है कि इंडस्ट्रीज में अक्सर जॉब्स होती हैं पिछले पिछले साल की फिल नहीं हुई हुई होती, उनको हम्म बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन मसला ये होता है आपको आपको लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंजीनियर हो, आप फील्ड में जा रहे हो, आपका ब्लू कॉलर से भी बात करनी होगी और उनको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन अगर आपने एकेडमिक्स की तरफ जाना है
तो फिर जिस तरह खुल्दून का बात था कि आप हीवी पोजीशंस लो, जर्मन से ज़्यादा आप रिसर्च पे फोकस करो और मोर टेक्निकल साइड पे फोकस करो, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आप इवन पीएचडी कर कर भी इंडस्ट्री में जा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जर्मनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो इंडस्ट्री में बैठे होते हैं। हम्म। आप किसी मीटिंग में बैठोगे किसी कंपनी की, तो आपको 10 बंदों में 2-3 डॉक्टर्स मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आप किसी भी मेजर कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट उठा लो, मोस्टली आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। जर्मनी में एमबीएस वाला कल्चर काफ़ी कम है। बहुत कम है। तो वही वाली बात है कि अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा सकते बाद में। जैसे पाकिस्तान में तो होता है ना कि डॉक्टर बन गया तो उस प्रोफेसर के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है, या तो प्रोफेसर है या फिर कोई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पार्क वगैरह में बाय चांस चला गया। ऐसा नहीं है। आपको, मैंने आज तक नहीं देखा पाकिस्तान में इंडस्ट्री में कोई डॉक्टर हो, मैंने नहीं देखा। होंगे शायद इक्का दुक्का। तो जर्मनी में ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन आपने शुरू से डिसाइड करना है आपने जाना किस तरफ है। लेकिन अगर आपने डॉक्टर करके भी जाना है तो आपको जर्मन आनी चाहिए, आपके ऑड्स बढ़ाएगी ऑब्वियसली। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। हम्म। बेहतरीन। और जर्मन वाला जो फैक्टर है, ये बंदे को जॉब पे जाके ही समझ आता है। पहले कोई आपको जितना मर्जी समझा ले, आपको प्लेट में पेश करके बड़े अच्छे से सजा के ये बात बताए, आपको समझ नहीं आती। ठीक है, जब आप जाते हो, आपका इंटरेक्शन होता है, फिर बंदा एक दफ़ा उसका मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर बंदे को समझ आती है कि यार ये चीज़ तो मुझे सूनर और लेटर सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अक्सर लोगों का क्या होता है कि उनकी स्टार्ट में कोई इंग्लिश वाली जॉब हो जाएगी। ठीक है, वो वक्ती तौर पे तो बड़ी अच्छी ट्रांजिशन हो गई। ठीक है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यार आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब हमने विद वर्क एक्सपीरियंस किसी जगह अप्लाई करना है, तो मार्केट उनके लिए सॉर्ट ऑफ बंद होती है, कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती, बड़ी नैरो डाउन हो चुकी होती है। तो इसमें यह है कि अगर आप स्टार्ट वाले पहले साल दो में थोड़ा रगड़ा खा लेते हो जर्मन का, ठीक है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म करियर है उसमें आपके पास ऑप्शंस काफ़ी आ जाती हैं कि यार फिर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि भाई जिधर भी जाएंगे संभाल लेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत मैं शुक्रिया इसमें बॉयज। सिर्फ या मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ कि आप जर्मन को ऐसे देखें एज अ टूल फॉर योर लाइफ स्टाइल एज वेल। देखिए, आपको जर्मन से आपके इंटीग्रेशन में फ़ायदा होगा, पीआर, नेशनैलिटी। आपको जर्मन से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ायदा होगा कि भाई मैं कोई काम करवाना हो, घर इधर जर्मनी में कोई भी काम करवाना हो, किसी से करवाना हो, कुछ करवाना हो, कोई सर्विस करवानी हो, सब चीज़ों में जर्मन मुझे फ़ायदा दे रही हो, तो ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू एंटिसिपेट कि आपको जॉब में कितना फ़ायदा देगी। आप जॉब मार्केट खोलें और देखें कि फॉर एवरी इंग्लिश जॉब देर आर 9 accompanying German jobs, and you have to see कि यार आप अपने चांसेस बढ़ा रहे हैं of getting a good job, a job that you want, अगर आपको जर्मन अच्छी आती है। तो it's a no brainer when you start seeing all of the advantages compared to the disadvantage, but disadvantage बॉयज तो कोई नहीं है। चैट नहीं करनी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया यार कुलदून, इस चीज़ को मेंशन करने के लिए। और ओवरऑल आई गेस ऑलरेडी तकरीबन घंटा हो चुका है सेशन को। तो बहुत शुक्रिया बॉयज। ये मैं काफ़ी अरसे से चाह रहा था कि यार हमारा एक बड़ा डिफरेंट किस्म का पाथ भी रहा है, एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़रा लोगों के साथ शेयर किए जा सकें। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर के फील्ड में, पीएचडी के सीन में या थोड़ी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जो भी आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर कर सकें। और एक और लास्ट पॉइंट, सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लास्ट पॉइंट ये है कि इस चीज़ पे तो बहुत फोकस है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं कि यार जर्मनी कैसे आना है, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये लोग काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि यार एक दफ़ा जब आप यहाँ पे आ गए हो, आपने नेटवर्किंग पे बहुत ध्यान देना है। हाशिर ने उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया था। उसी से ये है कि आपको नेटवर्किंग में डिफरेंट लोगों से आप मिलें, उसी के थ्रू आपकी इंटर्नशिप्स निकलेंगी, उसी के थ्रू आपकी जॉब्स वाला सीन भी हो सकता है। ठीक है, तो नेटवर्किंग पे फोकस रखें अपना थ्रू आउट द मास्टर्स डिग्री भी और उसके बाद भी। और हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक।
अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो वो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी तरह ज़िंदगी के मुद्दों को प्रोफेसर खुल्दून, प्रोफेसर वासिफ और मौलाना हाशिर साहब से जानने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। अल्लाह हाफ़िज़।